Okay, let us get started. Let me know if I am audible. You can see me and you can see my screen or not. If yes, and I move ahead. Am I audible? Can you guys hear me? Yes. So, एक चीज ट्राई करना मेंटेन करने का थ्रू द क्लास इफ यू गाइस मे बी अगर कुछ पूछ रहा है तो मे बी जस्ट थम्स अप दिखा देना कि अगर बोलने का नहीं है तो जस्ट शो थम्स अप दैट यू गाइस आर एक्टिव, यू गाइस आर लिसनिंग लिसनिंग, ताकि मेरे को भी रहे कि हाँ सामने से तुम लोग सुन रहा है फिर रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, a very good evening. My name is Devansh, and I would be starting off with the actual common entrance test का induction पहले तो पहले 5-10 मिनट इसके बारे में बात करते हैं. Then we will move to what we would be doing in the curriculum and everything. तो सबसे पहले इस टेस्ट का नाम है Actual Common Entrance Test, which is known as the ACET. It is the entrance test for your Institute of Actuaries of India, and after giving this, you would be eligible to become the member of IEI. And once you are the member of IEA, you would be able to give the actuarial exams, which is the ultimate motive, right? So, uh, first of all, ASET में करना क्या होता है? ASET में दिस इज अ 3 ईयर एग्जाम. इसमें 100 मार्क का रहेगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे. एंड पेपर पैटर्न अपना स्क्रीन पे लिखा ही है. सो यू कैन गो थ्रू दैट. 70 एमसीक्यूज रहेंगे. देर आर नो रिलेटिव मार्किंग. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि सारा क्वेश्चन टिक मार्क करके आने का. कुछ भी रैंडमली मार्क कर दो अगर आंसर नहीं पता तो, बिकॉज देर इज अ 25% चांस कि आंसर सही ही होने वाला है, राइट. एंड द अदर थिंग इज कि ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है. दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब कि यू guys can give the exam in your laptop, you guys can give the exam in your computer, provided कि कंप्यूटर में you have your webcam and everything. एंड उसके बाद यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं. मैथ्स, स्टैट्स, डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, एंड एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बता दें कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है मैथ्स का. ठीक है. हम क्या पढ़ाते हैं? हम स्टैट्स पढ़ाने वाला है. हम स्टैट्स पढ़ाएगा, हम मैथ्स नहीं पढ़ाएगा. तो स्टैट्स वाला पार्ट हम कवर करेगा, बट आई डू नो मैथ्स वाला पार्ट भी. तो guys can ask any questions from stats or maths depending whatever suits you. तो डीआई क्या होता है? डीआई इज बेसिकली जहाँ पे आप जो डेटा को देखेगा, मतलब कि आपका जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट एंड ऑल आपको दिया रहेगा. आपको बहुत बड़ा बड़ा डेटा दिया हुआ रहेगा, सैंपल डेटा दिया हुआ रहेगा. एंड यू गाइस विल हैव टू फाइंड डिराइव इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ इट, which is what we do in our day-to-day life. So, first of all, let me give you a brief introduction about me. So, मेरा पूरा नाम है देवांश टोरा, एंड हम कोलकाता से बिलोंग करते हैं. बट राइट नाउ आई एम इन बैंगलोर फॉर माई जॉब, एंड आई एम वर्किंग इन डिजिट इंश्योरेंस. एंड मेरा काम प्राइसिंग करने का है. ओवर द कोर्स हम अपने बारे में बताता रहेगा एंड अपने काम के बारे में बताता रहेगा. एंड आई विल ट्राई टू रिलेट द theory part to what I am doing and what my other friends who are from that rebel background, how what they are doing, so that तुम लोग को ये ना लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं दैट इज नॉट रेलिवेंट. वैसा नहीं होता है. कि बहुत बार तुम लोग सुनेगा, बहुत जन से ज्यादा सुनेगा कि तुम लोग जो थ्योरी में पढ़ता है वो रियल लाइफ में नहीं एप्लीकेबल होता है. बट दैट इज नॉट द केस हियर. यहाँ पे डिफरेंट चीज डिफरेंट फील्ड के लोगों को एप्लीकेबल होता है. मतलब आप एक्चुअलीज में क्या होता है कि वंस यू गेट इनटू एक्चुअलीज, वंस यू go into the job market and everything, you would find कि बहुत सारा चीज विच यू आर डूइंग राइट नाउ वो बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एप्लीकेबल होता है. मतलब कि सारे पेपर्स नॉलेज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, नॉट रेलिवेंट फॉर यू. बट डू यू हैव टू डू दैट? यस. क्योंकि उसके बाद ही एक्चुअली आप बनोगे एंड वो चीज आता है. एंड जैसे कि मेजरली 4-5 पेपर का जो हम पढ़ा है वही मेरे काम में आता है डे टू डे बेसिस. बाकी सारा पेपर क्या मेरे लिए वर्थ इट नहीं था. वर्थ इट था क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को उसके बेसिस में बहुत सारे इंक्रीमेंट्स एंड ऑल मिलेगा और मिलता आ रहा है. सो दैट इज ऑब्वियसली रेलिवेंट फॉर मी. एंड the other part is, as I said, that I will try to make it as much relevant for you guys as I can, because the biggest advantage which I have right now uh, is that I am working in natural field, so I do know a lot of stuff जो कि रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में एप्लीकेबल होता है.
सो आई विल ट्राई टू रिलेट इट विद दैट. ठीक है. हाँ. तुम लोग ये पेपर पैटर्न आराम से कॉपी कर लेना. पासिंग मार्क जो है 50% का पासिंग मार्क होता है. नेवर. एंड फॉर दी आई क्या होता है कि सारा पेपर रिस्पेक्टिव वो कोई भी पेपर हो, चाहे वो छोटा पेपर हो चाहे बहुत बड़ा 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 पेपर हो, जैसे कि CP1 विच इज द पेपर विच आई एम गिविंग राइट नाउ इन नवंबर. तो उस पेपर का पास मार्क भी 50 ही रहता है. तो वो उसका कुछ नहीं रहता है कि इसमें सारा सब्जेक्ट का सारा पेपर का 50 पास मार्क रहता है. IFO इज ऑन अ डिफरेंट साइड. IFO का अलग सिस्टम चलता है तो वो लोग का अलग बात है. बट अपने केस में सारा का पास मार्क 50 ही रहने वाला है. ठीक है. आओ. नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक कंसेप्ट. आज का क्लास अपने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखेंगे. आज एकदम बेसिक कंसेप्ट करेंगे जो तुम लोग ऑलरेडी क्लास 11 12 में कर चुके हो. ठीक है. अपने धीरे धीरे पेस को पिकअप करेंगे. तो डू नॉट फील कि हम बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं. इट इज नॉट दैट कि हम बहुत इजी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं. रादर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा. इफ यू गाइस आर स्टिल विथ मी देन शो अ थम्स अप. देन वी विल मूव अहेड विद द कंटेंट जो कि अपना है. हाँ. तो तुम लोग को क्या करना रहेगा थ्रू आउट द कोर्स फॉर ऑल दी सब्जेक्ट, नॉट जस्ट फॉर माई सब्जेक्ट, फॉर ऑल दी सब्जेक्ट. तुम लोग को क्या करना है कि तुम लोग का फॉर एवरी चैप्टर विच यू गाइस आर डूइंग, विच यू गाइस आर कंप्लीटिंग, यू गाइस विल हैव टू विजिट आवर वेबसाइट. तो क्या एक्चुएटर्स वाला जो वेबसाइट है वहां पे विजिट करना है. लॉग इन करना है अब लॉग इन करना है अपने क्रेडेंशियल के साथ में. एंड वहां पे अपने माई पेपर सेक्शन में जाके MCQ को ट्राई करना है. ठीक है. फॉर एवरी चैप्टर विच यू आर कंप्लीटिंग. इससे क्या होगा कि ना आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा एंड एट द सेम टाइम यू वुड नो कि एग्जाम में क्या कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से. एंड अगर आपको ऐसा कोई कंसेप्ट होता है जो कि क्लास में कवर नहीं होता, देन इन द वेरी नेक्स्ट डे यू कैन आस्क द फैकल्टी कि ना ये कंसेप्ट कवर नहीं हुआ था, या फिर ये फ्रेम बाद में कवर हो पड़ती है, या फिर इसको बता देते हैं. ठीक है. तो यू गाइस कैन डू दैट एंड आई वुड रेकमेंड दैट यू गाइस डू दैट. कि जैसे आज का क्लास में हम प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट पूरा कवर करवा देगा. तो यू गाइस कैन go to your home, complete all the complete all the questions that are there from the probability वाला section, and come next week ask me. और कोई वहां पे डाउट आता है तो, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो. ठीक है. ऑब्वियस बात है आज की क्लास में फॉर द स्टार्ट वर्ड्स क्या होगा कि बहुत सारा जो सेक्शन है इन द पोर्टल वो थोड़ा मिक्सअप किया हुआ है. तो यू गाइस वोंट बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम क्योंकि वो क्लास में अभी होगा ही. धीरे धीरे करके कवर होगा. बट आई विल टेल यू कि कैसे कैसे क्वेश्चन एंड ऑल बनाना. ठीक है. बट फॉर नाउ लेट अस स्टार्ट, ताकि अपने एक बार पेज पिकअप कर ले, फिर धीरे धीरे हम और चीज बताता रहेगा. ठीक है. आओ. द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी, विच इज दी वेरी बेसिक कंसेप्ट जो कि अपने करने वाले. ठीक है. आओ. तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है लाइकलीहुड या फिर चांस ऑफ एन इवेंट. कि व्हाट इज द चांस ऑफ एन इवेंट या व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट, उसको अपने प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. ठीक है. और जैसे कि तुम क्लास 11 12 में, जब एकदम क्लास 11 12 उससे पहले भी जब तुम बच्चा में आ, वो सॉल्व करता था, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ता था, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होता था. जैसे क्या क्या टर्मिनोलॉजीज था? आउटकम होता था, सैम्पल स्पेस होता है, याद करो कि तुमने ये चीज पढ़ा हुआ है, इवेंट्स होता है, और प्रोबेबिलिटी खुद देता होता है. तो आउटकम मतलब क्या होता है? आउटकम मतलब होता है कि लेट्स से अगर हम कोई ट्रायल कर रहे हैं, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सारा पॉसिबल रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट या फिर ऑफ दैट ट्रायल, उसको अपने आउटकम बोलते हैं. ठीक है. तो सारा पॉसिबल रिजल्ट जो कि मेरे को मिल सकता है, जैसे कि लेट्स से अगर हम कोई डाई थ्रो कर रहे हैं, तो डाई थ्रो करने पे मेरे को 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल सकता है. तो मेरा आउटकम क्या बनता है? आउटकम बनता है मेरा 1 2 3 4 5 6. ठीक है. ये चीज है वो, मतलब एक पर्टिकुलर कोई भी पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल का. ठीक है. वो चीज. दूसरा चीज आता है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस मतलब आता है कि जब हम सारा आउटकम जो कि मेरे को पॉसिबली मिल सकता है उन सबको कंसिडर करता है, तो दैट इज माई सैंपल स्पेस. ठीक है. तो आउटकम क्या है? आउटकम इज द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन ट्रायल. ठीक है. और सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस मतलब होता है सेट ऑफ ऑल दी आउटकम. जो अपने सारे आउटकम को कंसिडर करते हैं तो उसको अपने सैंपल स्पेस बोल देंगे. तो वो कैसे आ जाते हैं? वो आता है 1 2 3 4 5 6 वैसे आता है. ठीक है.
हम इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा बिकॉज आई होप कि तुम लोग सभी चीज ये सब तो बेसिक चीज किया हुआ ही होगा। बट नॉनदलेस इफ तुम लोग लगे कि ये कंसेप्ट नहीं हुआ है, डू नॉट हेजिटेट टू स्टॉप मी देन एंड देयर एंड आस्क मी कि वो चीज वापस से बताना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है। इवेंट्स क्या होता है? इवेंट होता है मतलब कि इवेंट होता है व्हेन आई एम कंसिडरिंग अ ग्रुप और अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम। कि मतलब हम कोई स्पेसिफिक आउटकम में या फिर स्पेसिफिक सेट ऑफ आउटकम में इंटरेस्टेड होता है और उसका हम प्रोबेबिलिटी निकालने का ट्राई कर रहा है, तो दैट इज अ इवेंट। For example, let's say if I'm interested in calculating the probability of rolling a number greater than 3, or if let's say if I'm interested in uh, getting the probability, or if I'm interested in the event of getting an odd number of the dice, so that is an event for me because I'm interested in a particular set of possible outcomes. I'm not interested in all the outcomes, but a particular set of outcomes. तो वो इवेंट में आता है। ठीक है। ये चीज आया। और प्रोबेबिलिटी जैसे हम बताया, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस या फिर लाइटलीहुड। ठीक है। ये चीज होता है। अब बहुत बार क्या होगा कि व्हेन यू आर वर्किंग इन द रियल लाइफ, व्हेन यू आर वर्किंग इन द रियल लाइफ, यू गाइस वुड बी वर्किंग विद 40 ईयर ओल्ड 60 ईयर ओल्ड पीपल, जो लोग को बेसिक नॉलेज आता ही नहीं है। वो लोग मतलब एकदम कंप्लीटली बिजनेस साइड से या फिर कंप्लीटली सेल्स साइड से, सेल्स के साइड से। अब उन लोग को वो सब चीज, ये सब प्रोबेबिलिटी का मतलब, आउटकम का मतलब, इवेंट का मतलब पता ही नहीं होता। वो लोग को एकदम मतलब नहीं पता कि ये सब चीजें क्या होता है, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेल्स साइड या फिर दे आर फ्रॉम द बिजनेस साइड। तो वो लोग को ऐसा तो मैथमेटिकल टर्म्स पता ही नहीं होता क्या होता है। तो यू विल हैव टू ब्रेक इट डाउन इन सिंपल टर्म्स फॉर देम। तो इट इज बेटर दैट यू नो इट योरसेल्फ नाउ। कि ऐसा मत करना कि बाद में जाके यू आर सेइंग कि अरे ये तो बहुत बेसिक वर्ड है, इसका हम क्या मतलब बता। क्योंकि अगर तुम कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम खुद वो कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझते हो। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हर एक कंसेप्ट पर तुमको इजियर टर्म मतलब पता होना चाहिए, इजियर और सिंपल टर्म पता होना चाहिए। ठीक है। दैट इज द थिंग। अब इवेंट में कुछ कुछ इवेंट होता है, स्पेसिफिक इवेंट होता है विच वी वुड बी इंटरेस्टेड इन, या फिर जिसको अपने नेम्ड बोलते हैं। तो सबसे पहला इवेंट आता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो कि कभी हो ही नहीं सकता। वो कभी हो ही नहीं सकता वो इवेंट, उसको अपने इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। मतलब कि जैसे लेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं कि किसी दिन सूरज नहीं उगेगा, किसी दिन सूरज नहीं ढलेगा। ऐसा कभी हो सकता है? आंसर इज नहीं। तो दैट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। कि ऐसा इवेंट जो कि कभी नहीं हो सकता, उसको अपने इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और एक इवेंट होता है सर्टेन इवेंट। तो सर्टेन इवेंट क्या होता है? सर्टेन इवेंट मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जो कि होगा ही होगा। देर इज अ 100% सर्टेनिटी की वो होगा। मतलब देर इज अ 100% सर्टेनिटी, देर इज अ 100% चांस कि किसी दिन सूरज ढलेगा। देर इज अ 100% सर्टेनिटी, 100% चांस कि किसी दिन सूरज उगेगा। कि अपने बहुत बार ऐसे भी बोलते 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 भी बोल देते कि ना 100% प्रोबेबिलिटी ये तो होगा ही होगा, या फिर 100% चांस है कि ये होगा ही होगा। ठीक है। तो वो चीज आता है अपना इवेंट्स के बारे में। एक इम्पॉसिबल होता है, एक सर्टेन होता है। ठीक है। इज दैट रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव? नहीं, बट यू शुड नो इट। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है काउंट ऑफ फेवरेबल आउटकम, काउंट ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई काउंट ऑफ ऑल द आउटकम्स। ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला, जो कि तुम लोग को पता होना चाहिए। तुम लोग आगे जाके स्टैट्स में, स्टेटिस्टिक्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला कर लेगा ना प्रोबेबिलिटी का, कि तुम लोग ये सारा बेसिक फॉर्मूला ही भूल जाएगा। तो इट इज बेटर दैट यू हैव इट रिटन डाउन समवेयर, ताकि तुम लोग को याद रहे। ठीक है। हाँ। अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अपना आराम से क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है। हाँ। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिलो आउटकम्स। हम कुछ कुछ आउटकम तुम लोग को दे रहे हैं, तुम लोग को बताना है कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यू guys can type your answer in the chat box, or if you want to you can tweet as well, that is up to you। ठीक है। हाँ। तो मेरे को बताओ तुम लोग की प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाई। कि मतलब हम डाई थ्रो किया, आई वांट टू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर।
ऑल्दो तुमने बहुत सारा, हाँ I think it's 1/2. ठीक है। व्हाट 1/2 होगा, करेक्ट। तो 1/2 कैसे आया? 1/2 आया क्योंकि मेरे पास में तीन आउटकम है, राइट। मेरे पास में आता है 2, 4, 6, तीन आउटकम है और टोटल आउटकम 6 होता है, तो 3/6 करके 1/2 आता है। अब नाउ वांट टू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। 1/2 only. 1/2, आर यू गाइस श्योर? क्या क्या प्राइम नंबर तुमने कंसिडर किया? 2, 3 and 5. ठीक है, 2, 3, 5 होता है। कभी भी ये कंफ्यूजन में मत रहना कि वन इज अ प्राइम नंबर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन इज अ सब प्राइम नंबर में आता है। तो वन को अपने प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं करते। तो 2, 3, 5 आर द प्राइम नंबर, तो अपना अगेन 3 ये आ गया। ठीक है, हाँ। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 व्हेन अ डाई इज थ्रोन? 0. 0, तो ये अपना इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो ये था, ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके अलावा अब और कोई बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। बाकी अब जितना भी कंसेप्ट अपने करने वाले थोड़ा, I would not say higher level because again you guys have already done it class 11 12th में, but still we should do it. हाँ, now we will be discussing complementary events. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है वो दो इवेंट्स जो कि मतलब एक इवेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट नॉट हैपनिंग। मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा हो रहा है तो एक ही नहीं, पहला नहीं हो सकता। ये मतलब होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम किसी ट्रैफिक से जा रहे हैं, किसी रोड पे जा रहे हैं, अब वहां पे या तो रेड लाइट होगा या तो नहीं होगा। रेड लाइट होगा या तो नहीं होगा। अगर हम बात करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कहीं पे रेड लाइट होगा, इज लेट्स से 40%, तो रेड लाइट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इज 60%। ठीक है, 60% प्रोबेबिलिटी होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हम सिंपल टर्म से लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, जहां पे ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे और भी तरीका लिखने का इसको, जैसे यू कैन राइट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स एज ए कॉम्प्लीमेंट और ए प्राइम एज वेल, दैट इज ऑल्सो फाइन, यू कैन राइट इट। तो वो तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स लिखने का। ठीक है, अब आप उसके बाद अपने करेंगे एडिशन रूल। तो एडिशन रूल क्या बोलता है? एडिशन रूल बोलता है कि दो इवेंट है तो दोनों में से कोई भी एक इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी या फिर दोनों होने का प्रोबेबिलिटी चलता है। वन और अनदर इवेंट मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है दोनों हो सकता है कि नहीं। तो अपने क्या जानना चाहते हैं? लेट्स से कि अपने को जानना है कि हम रेड शर्ट पहनेगा या फिर हम ब्लैक पैंट पहनेगा। इज इट पॉसिबल कि हम रेड शर्ट पहन ले और ब्लैक पैंट ना पहने? हो सकता है। इज इट पॉसिबल हम ब्लैक पैंट पहने और रेड शर्ट ना पहने? हो सकता है। इज इट पॉसिबल कि हम रेड शर्ट और ब्लैक पैंट पहने? हो सकता है। तो ऐसा इवेंट जहां पे दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उन सबको अपने एडिशन रूल में कंसिडर करते हैं। और वो कैसे लिखा जाता है? वो लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ये यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है और, इंग्लिश वाला। ठीक है, या तो ए होगा या तो बी होगा, ए या बी कुछ भी हो सकता है, दैट इज व्हाट इट इज। उसके बाद आता है एक मल्टीप्लिकेशन रूल। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है? मल्टीप्लिकेशन रूल बोलता है कि जब दो इवेंट साथ में होगा, दोनों इवेंट साथ में होगा, उसका प्रोबेबिलिटी अपने मल्टीप्लिकेशन रूल के थ्रू जानते हैं। कि जैसे हम बात किया था रेड शर्ट और ब्लैक पैंट का,
तो रेड शर्ट और ब्लैक पैंट जब हम साथ में पहन रहे हैं और हम उसका प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन रूल कि दो इवेंट साथ में होगा तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसमें। जब तुम लोग सेट थ्योरी करेगा तो ये वाला फॉर्मूला तो वहां पे विजुअलाइज तुम लोग आराम से कर सकेगा कि वहां पे क्या होगा कि तुम लोग दो सेट बना रहे हैं ए और बी। अब जब तुम लोग दो सेट को ऐड कर रहा है तो ए और बी ऐड होता है तो ये जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी वाला ये दो बार ऐड हो जा रहा है, तो इसलिए एक बार तुम लोग इसको हटा दे रहे, दैट्स इट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो अगेन। तुम लोगों को बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तुम लोग निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन ऑड नंबर और a number greater than 4 when a die is low। ट्राई करो इसमें। आई विल बी वेटिंग फॉर टू 2 थ्री by मोर आंसर। 3. 2/3। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स, बोलो क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे अपने क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अपने निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन ऑड नंबर और अ नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाई इज low। तो अपना दो इवेंट है, पहला इवेंट है कि अब मेरा ऑड आएगा, ऑड नंबर आएगा, एंड दूसरा इवेंट है कि मेरा एक नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा। ठीक है, मेरा ये दो इवेंट मेरे को चेक करना है, राइट। तो मेरे को चेक करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, क्योंकि यहाँ पे और वर्ड मेंशन्ड है, तो दिस विल प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए क्या होगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी बी क्या होगा, नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब 5 या 6, तो 2/6 यानी कि 1/3। और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी चेक करना है, तो वो क्या होगा, नंबर ग्रेटर देन 4 एंड ऑड नंबर। तो एक ऐसा नंबर में तो सिर्फ 5 आता है, तो दिस विल बी 1/6। यहाँ पे है 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करने से आएगा 3 + 2 - 1 विच इज 4/6 विच इज 2/3। ठीक है, ये आंसर है।
ठीक है, सो फार यू गाइस आर विथ मी, समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. ठीक है, हाँ। नाउ विल बी डूइंग अनदर कंसेप्ट जिसको अपने बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंसेप्ट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा दो इवेंट जो कि, हाँ, I wanted to ask that sample space and outcome are not the same thing, right? Because outcome is, for example, if we roll a dice and the possibility is of 6 outcomes, but sample space तो like question के respect में होता है ना? सैम्पल स्पेस इज बेसिकली सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स। आउटकम मतलब होता है कोई भी पॉसिबल इवेंट, कि मतलब लेट्स से हम बात करें तो 1 इज अ पॉसिबल आउटकम, 2 इज अ पॉसिबल आउटकम, 3 इज अ पॉसिबल आउटकम। Mm-hmm. सैम्पल स्पेस में अपने सारे आउटकम को कंसिडर कर लेते, दैट्स Okay, okay. ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे आते हैं अपने। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जहाँ पे या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या था, व्हेन वी वर डूइंग मल्टीप्लिकेशन रूल वी वर चेकिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए और बी साथ में होगा, ए और बी साथ में होगा, उसका अपना प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। बट यहाँ क्या होगा कि यहाँ ए और बी साथ में हो ही नहीं सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ए और बी साथ में हो ही नहीं सकता, इसे अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लिखते हैं एज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, फिर उसके अलावा तुम्हारे पास एक आता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हाँ Sir, हाँ, sir, it is the same thing with the complementary event. करेक्ट। Sir, mutually exclusive events and is equal to complementary event, Not, right? not, it is not equal to complementary event, but the concept is more or less the same. Because the thing with the complementary event is that A and B, if I am saying that A and B are complementary event, then probability A would be equal to 1 minus probability B. Whereas when I am saying that two events are mutually exclusive, it is not necessary that A and B that probability A would be equal to 1 minus probability B. It is not necessary that they will be equal. But for a complementary event, they are definitely mutually exclusive. Sir, then how it is different from the complementary event? Not all mutually exclusive events are complementary events. Okay, sir. Okay? So basically, think of it like this. Let's say if I'm saying that uh, let's say if I'm saying that I would be wearing a red shirt and a red pant. Those are a mutually exclusive event for me because I won't do it. But it is not necessarily that the probability of me wearing a red shirt is equal to 1 minus the probability of me wearing a red pant. Right? A and B might not happen simultaneously. But that doesn't mean that probability of me wearing a red pant is equal to 1 minus the probability of me wearing a red shirt. Okay? Think of it like this. Next. Next concept which you guys have. Oh, next concept which you have is mutually exhaustive event. Yes. So, but since the example you gave, like of the red shirt and the black shirt, only one shirt can be worn at one time, right? So, Yeah. these are complementary events, we can say, because दोनों एक ही टाइम पे you can't wear both the shirts, so you'll हम have to शर्ट wear. का नहीं बात कर रहे, हम बोल रहे हैं एक इवेंट हम कंसिडर किया रेड शर्ट एंड एक इवेंट हम कंसिडर किया रेड पैंट. सो फॉर मी पर्सनली आई एम सेइंग कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, कि हम रेड शर्ट और रेड पैंट साथ में नहीं पहनेगा. बट इसका मतलब ये नहीं था कि प्रोबेबिलिटी हम रेड शर्ट पहनेगा इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हम रेड पैंट पहनेगा. सो आई एम सेइंग कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0 फॉर मी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी. ठीक है.
तो ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. Okay. Although for some people it might be, but हाँ, ये वाला चीज मेरे लिए नहीं है. तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर दोज इवेंट जहाँ पे हम कंप्लीट सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को कंसिडर करना. मतलब हम ऐसा दो इवेंट ले रहे हैं जो कि सारा आउटकम से कंसिडर कर लिया, तो वो इवेंट को अपने म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं. मतलब इसका अगर हम डेफिनेशन छोड़ो, डेफिनेशन बेकार है इसका नॉर्मल सिंपल मतलब समझे तो सिंपली इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज 1. तो लेट्स से अगर हम बात करें डाई थ्रो का, तो ए होगा मेरा ऑड नंबर्स लाने का प्रोबेबिलिटी एंड बी है मेरा इवन नंबर्स लाने का प्रोबेबिलिटी. तो अब मेरा क्या है कि ऑड नंबर और इवन नंबर ये दो मिला के मेरा सारा आउटकम जो है कंसिडर हो गया. ठीक है. एंड बहुत बार तुम लोग देखिएगा कि जैसे हम लोग खुद भी जब एक्सेल पे वर्क करता है या फिर कहीं पे भी वर्क करता है या कुछ करता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स. हम लोग एक म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट बनाते हैं कि हम लोग देखते हैं कि ऐसा कैसा हम लोग ये फॉर्मूला बना सकते हैं, फिर हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि जिसमें सारा आउटकम्स हम लोग कंसिडर हो जाए. और उसके लिए मे बी हम लोग को एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़े, लेकिन वील हैव टू टेक दैट ताकि अपना सारा आउटकम कंसिडर हो जाए. ठीक है. हाँ. जैसे अब हम कुछ इवेंट बता रहे हैं, तुम लोग को बताना है कि वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं तुम लोग को. जैसे एक एग्जांपल लेना कि अभी 2027 में वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया का. ठीक है. तो अब इसमें इंडिया हो सकता है वर्ल्ड कप जीते, हो सकता है इंडिया हारे. ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि इंडिया जीत भी सकता है और इंडिया हार भी सकता है, वो तो साथ में नहीं हो सकता. इंडिया कैन नॉट विन एंड लूज एट द सेम टाइम. ये बॉलीवुड मूवी तो नहीं है कि जीत के हार गया या हार के जीत गया, वो वाला केस तो नहीं होता है. तो इंडिया तो जीतेगा या तो इंडिया हारेगा. तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड आर दे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? आंसर इज यस. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी है ये. ठीक है. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. ठीक है. देन लेट्स से हम बात कर रहे हैं गेटिंग अ हेड और अ टेल. हम कॉइन थ्रो किया एंड आई वांट टू नो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल. ये क्या होगा? ये मेरा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है क्योंकि हम सारा इवेंट कंसिडर कर लिया. हम सारा इवेंट कंसिडर कर लिया. यहाँ पे भी इफ यहाँ पे लेट्स से हम बात करें और लगा दे तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाएगा. अगर हम एंड लगा दे तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन जाएगा. ठीक है. वो चीज आता है. जब हम और लगा रहे हैं गेटिंग अ हेड और अ टेल, इसका मतलब ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है. और हम बात कर रहे हैं गेटिंग अ हेड एंड अ टेल, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में चला जाएगा. नेक्स्ट से हम बात कर रहे हैं वियरिंग अ रेड शर्ट एंड अ So वाइट शर्ट. आपने and और का भी क्या बताया? When it is mutually exclusive and when it is exhaustive? और है तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होगा, एंड है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा. And sir, could you please explain mutually exhaustive with an example, like just एक example जो उसी का ही हो? दिए रहा ना. Okay. Getting a head or a tail. Let's say if I'm asking you what is the probability that you throw a coin and you would get head or a tail. I am okay with a head, I am okay with a tail. So that is a mutually exhaustive event. Because I am okay with a head, I am okay with a tail. The probability of head or a tail is equal to 1. Okay. Now, wearing a red shirt and a white shirt. So this is a mutually exclusive event. This is a mutually exclusive event because I am not going to wear a red shirt and a white shirt on the same day. Right? So this is a mutually exclusive event for me. Then I am, let's say, considering what is the probability of wearing a red shirt and a black pant. Again, I can do that. So these are
These are nothing. This can be mutually exclusive, this can be mutually exhaustive, but obviously this it is neither. ये ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आता है, ना ही म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में आता है. Why is it not mutually exhaustive? क्योंकि जरूरी नहीं मेरे पास सिर्फ एक ही शर्ट हो. एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट नेसेसरी दैट मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लैक पैंट हो या फिर सिर्फ एक ही पैंट हो. हाँ, तो एग्जॉस्टिव में भी नहीं आएगा. ठीक है. हाँ. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन था, तो कॉम्प्लीमेंट्री में probability can be 60% and 40%, for example, like the street lights example you give. But I think the difference is that in mutually exclusive, the both are equally likely events, right? If नहीं I'm not wrong. इट इज नॉट नेसेसरी. Not necessary. I have given the example as this. कि हम एग्जाम्पल दिया हेड और टेल तो लग रहा होगा कि इक्वल लाइकली होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी. जैसे कि हमें जो एग्जाम्पल दिया इंडिया विंस और इंडिया लूजेस, अब इसमें लेट्स से हम बात कर रहे हैं इंडिया विंस एंड इंडिया लूज, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग इज नॉट सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया लूजिंग. ठीक है. तो वो चीज नहीं है, बट एट द सेम टाइम दिस इज अ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट. sorry, mutually exclusive event. When I'm saying India wins and India loses, तो mutually exclusive हो जाता है. ठीक है. एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि जब दो इवेंट साथ में हो ही नहीं सकता. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री इज अ डिफरेंट थिंग. कॉम्प्लीमेंट्री इज अ डिफरेंट थिंग. लेट्स से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इफ यू कैन थिंक ऑफ अ स्कोर कार्ड, जो कि तो वर्ल्ड कप का आता है कि वर्ल्ड कप में क्या होता है कि पूरा स्कोर बोर्ड होता है ना, कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, सो ऑन सो फोर्थ. तो या फिर कोई भी नॉर्मल रेस भी समझो, तो रेस में क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर या फिर वो होता है ब्रॉन्ज होता है. तो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि मेरे को एक इवेंट हम बोल रहे हैं कि मेरे को गोल्ड मेडल मिलेगा, एक इवेंट हम बोल रहे हैं कि मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, तो द प्रोबेबिलिटी अब ए और बी क्या है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि या तो मेरे को गोल्ड मेडल मिलेगा या तो मेरे को बी या तो मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा. मेरे को ए गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल साथ में नहीं मिल सकता. बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड मेडल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रॉन्ज मेडल. ये नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि प्रोबेबिलिटी की गोल्ड मेडल मिलेगा इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा. ये तो जरूरी नहीं है ना. हो सकता है मेरे को सिल्वर मिले, हो सकता है मेरे को कोई मेडल ना मिले. बट इज इट द केस, कैन इट बी द केस कि मेरे को गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल साथ में मिल गया? वो तो कभी नहीं होगा. तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आता है. ठीक है. एंड क्या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? अगर यहाँ पे एंड की जगह और लिख देता तो क्या क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो जाता? आंसर इज नहीं. जरूरी नहीं है. हो सकता है मेरे को सिल्वर मेडल मिल जाए, हो सकता है मेरे को कोई मेडल ना मिले. तो वो चीज है. ठीक है. कॉपी कर लो इसको आराम से, देन विल मूव ऑन. Sir, can you repeat the mutually exhaustive event ओके. example saying- that you... सो आई एम सेइंग कि ए एंड बी के लिए अगर हम यहाँ पे एंड की जगह पे और लिखते, लेट्स से इफ आई राइट ए और बी, so the probability that I will get a gold medal or I will get a bronze medal, these are not mutually exhaustive. क्यों? क्योंकि there are other events which can still happen, right? Like there is an event where I might get a silver medal. There is an event where I might not get any medal. तो वो भी हो सकता है. So these are not mutually exhaustive event. क्योंकि mutually exhaustive होने के लिए probability A union B should be equal to 1, which is not the case here. करेक्ट. कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में एक ना एक इवेंट तो होगा ही होगा. या तो हम अगर ऐसा कोई केस होता है कि जहाँ पे गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल में मिलना ही है, तो उसमें हम बोलता है कि हाँ चलो या तो गोल्ड मेडल मिल रहा है या तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा. वो चीज़ है, तो डेफिनेट इवेंट है, एक ना एक तो होगा ही होगा. तो वो चीज़ है कि इंडिया या तो जीतेगा या तो इंडिया हारेगा. तो उन दोनों में से एक ना एक तो होगा ही होगा. इंडिया या तो जीतेगा या तो हारेगा. ठीक है. तो एक ना एक तो होगा ही होगा. बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे को गोल्ड मेडल मिलेगा या ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा. हो सकता है मेरे को सिल्वर मेडल मिले, हो सकता है मेरे को कोई मेडल ना मिले.
ठीक है. नाउ लेट अस मूव अहेड. सब कुछ समझ में आया? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? डू आई हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग अगेन? बताओ. It's clear, sir. ओके. नाउ लेट अस मूव अहेड. अब अपने बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट का. तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट में अपने बोलते हैं कि टू इवेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट if the probability of one event happening of one event will not affect the happening of the other events. मतलब कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोलकाता में बारिश हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं उसमें? उसका होने ना होने से मेरे को फर्क पड़ेगा? आंसर इज नहीं. मेरे पढ़ाने ना पढ़ाने से कोलकाता में बारिश को फर्क पड़ेगा? आंसर इज नहीं. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी टीचिंग द क्लास और नॉट टीचिंग द क्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी कोलकाता में बारिश होगा या नहीं होगा. ठीक है. सो टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट. हम सिंपल हिंदी में लिख रहा है, आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट जब एक के होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता. मतलब एक इवेंट ले लो, मी टीचिंग द क्लास, एंड एक इवेंट ले लो कोलकाता में बारिश. तो दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ऑब्वियसली. ठीक है. दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा इसको ट्वीट कर देते, हम बोलता कि लेट्स से बैंगलोर में बारिश, तो हाँ चलो ठीक है, मे बी यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स. हाँ चलो बारिश हो रहा है तो हो सकता है कि लाइट वाइट चला जाए, बारिश हो रहा है तो हो सकता है कि वाईफाई चला जाए, या फिर बारिश हो रहा है तो हो सकता है कि हम ऑफिस से ना निकल पाए, तो उसके वजह से मेरा क्लास हैम्पर हो सकता है. तो वो समझ में आता है. और कोलकाता में बारिश हो रहा है नहीं हो रहा उससे मेरे को क्या लेना देना, या फिर हम पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे उससे कोलकाता में बारिश को क्या लेना देना. ठीक है. एंड एक चीज याद रखना है यहाँ पे, एक चीज याद रखना, हम पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे उससे बैंगलोर में बारिश को भी कोई लेना देना नहीं है. मतलब आई एम डिपेंडेंट ऑन बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसे वर्षा वाला चीज नहीं है यहाँ पे. ये याद रखना बस. आज एक कंसेप्ट है इसका, तो वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि आई एम डिपेंडेंट, कि हम पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा इज डिपेंडेंट ऑन बैंगलोर में बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा. उल्टा नहीं हो रहा है. ठीक है. और एक दो इवेंट कंसिडर करते हैं अपने. अब तुम लोग बताएगा कि वेदर दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है.
पहला वाला जो इवेंट है वो तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि हाँ चलो ये डिपेंडेंट है। अगर मेरे को जल्दी बस मिल गया या फिर हम बस कैच कर सका तो हम जल्दी पहुंचेगा काम पे। ठीक है, हम ऑन टाइम काम पे पहुंच सकेगा। लेकिन अगर मेरे को बस जल्दी नहीं मिलता है तो हम टाइम पे काम से नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो वो ये दो डिपेंडेंट इवेंट है। अब हम बात कर रहे हैं कोलकाता में एक बैठा हुआ पॉलिसी होल्डर है, वो मर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कि वो मर रहा है। और एक गोवा में बैठा हुआ बंदा है, वो मर रहा है। क्या ये दो डिपेंडेंट है किसी तरीके से भी? व्हाट डू यू थिंक? बताओ। For which part you are asking? सेकेंड इवेंट वाला, सेकेंड में जो हम पूछा ना वो। This is independent, I guess. करेक्ट, इंडिपेंडेंट होता है। एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट assumption एज वेल कि अपने बहुत बार क्या करते हैं, बहुत बार है ना वी मेक सच assumption कि है ना दो पॉलिसी और अपने जो बेच रहे हैं वो दो इवेंट इंडिपेंडेंट रहेगा। कि इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी इज टू इंश्योर कि जितना भी पॉलिसी हम बेच रहे हैं वो सारा पॉलिसी दे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। या फिर हम बैंक में भी बात करें तो बैंक में भी अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो आई वुड अज्यूम कि बोरोवर ए डिफॉल्ट करेगा लोन पे इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोरोवर बी लोन पे डिफॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो एक चीज होता है विच भी अज्यूम। पर अपने ना ये अज्यूम करे चलते हैं कि ऐसा होगा। कि जैसे हम लोग में क्या हुआ था, जैसे हम एक रिसेंट एग्जांपल बताए तो हम लोग बैंगलोर में हैंडीकैप्ड लोग को इंश्योरेंस बेचा था। हैंडीकैप जो व्हीकल्स होता है, हैंडीकैप लोगों के लिए जो व्हीकल्स होता है वो लोग को इंश्योरेंस बेचा था। अब हम लोग कितना पॉलिसी बेचा होगा, हम लोग 100-200 पॉलिसी बेचा होगा उसमें। हम लोग क्या अज्यूम करेगा कि इतना बड़ा बैंगलोर है, इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे पॉलिसी होल्डर एक दूसरे से क्रैश करेगा या फिर किसी और से क्रैश करेगा, या फिर एक बंदा एक्सीडेंट आएगा, दूसरा बंदा का एक्सीडेंट आएगा, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, विच वाज अ वेरी वैलिड assumption, राइट? इट वाज अ वेरी वैलिड assumption। बट हुआ क्या, हम लोग को देखा कि जैसे यूजुअली इतना क्लेम्स आता नहीं है, कभी बहुत रेयरली होता है कि हैंडीकैप्ड वाला लोग को कभी क्लेम्स एंड ऑल आ रहा है। बट हम लोग रिसेंटली देखा कि दो क्लेम आया हुआ था। एक ना, एक छोड़ो, दो आ गया क्लेम्स। फिर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये सब चीज किया तो हम लोग को पता चलता है कि दो हैंडीकैप्ड लोग पूरा आपस में ही एक्सीडेंट आ गया, और दोनों दो हैंडीकैप्ड लोग आपस में बढ़ गया और वो क्लेम किया। तो ऐसा हम चीज बता रहे हैं कि हम लोग अज्यूम कुछ कर सकते हैं लेकिन रियलिटी में कुछ भी हो सकता है। तो ये वन ऑफ इवेंट है ऐसा तो, लेकिन ऐसा हम लोग का हुआ था। तो हमने जब अज्यूम किए थे स्टार्टिंग में कि हम लोग का वो तो इंडिपेंडेंट ही रहने वाला है, क्या ही होगा, लोग तो साइड में चलाता होगा गाड़ी की रास्ता में नहीं चला रहा है, फुटपाथ पे आराम से चला रहा होगा। बट ये दो जन आपस में एक्सीडेंट किया और दो जन मर गया। ठीक है, और थर्ड वाला भी ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है कि मेन डाई पे थ्रो कर रहा है सिक्स आएगा, दूसरा डाई थ्रो किया सिक्स आएगा। दो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो वो दो इवेंट मेरा इंडिपेंडेंट मानता है। अब अब देखना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक मैच चल रहा है let's say। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है। हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि इंडिया फर्स्ट मैच जीतेगा। हम बोला प्रोबेबिलिटी इंडिया फर्स्ट मैच जीतेगा इज 3/10। फिर हम बोला प्रोबेबिलिटी इंडिया सेकंड मैच जीतेगा इज 2/5। इन प्रोबेबिलिटी इंडिया फर्स्ट मैच जीतेगा इज 3/10। प्रोबेबिलिटी इंडिया सेकंड मैच जीतेगा इज 2/5। नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इंडिया विल विन बोथ द मैचेस। नाउ यू कैन अज्यूम कि फर्स्ट मैच और सेकंड मैच जो है वो इंडिपेंडेंट है। यू कैन अज्यूम यहाँ पे।
तुम लोगों को ये बताना कि दो मैच हो रहे हैं इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में। प्रोबेबिलिटी कि इंडिया पहला मैच जीतेगा इज 3/10। प्रोबेबिलिटी इंडिया सेकंड मैच जीतेगा इज 2/5। तुम लोग को बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इंडिया दोनों मैच जीतेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इंडिया सेकंड मैच जीतेगा बट पहला नहीं, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इंडिया दोनों मैच हारेगा। ट्राई करो खुद से। आई विल वेट 5 मिनट्स। सबका आंसर आना चाहिए और तुम लोग बताना चैट बॉक्स में या फिर माइक ऑन करके कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। अभी तक जो हुआ वो सब पढ़ो। कुछ भी डाउट आ रहा है, ये क्वेश्चन करने में डाउट आ रहा है तो लेट मी नो। ठीक है, हाँ। व्हाट अबाउट अदर्स, तुम्हारा क्या आंसर आया? बताओ। गैस हैव टू अज्यूम यहाँ पे कि जो दो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से।
बताओ बताओ। तो तुम्हें देखना था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इंडिया विल विन बोथ द मैचेस। तो प्रोबेबिलिटी इंडिया फर्स्ट मैच जीतेगा एंड सेकंड मैच जीतेगा, ये चेक करना था। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। You guys could have simply written this as probability A into probability B. ठीक है, this would be 3 by 10 into 2 by 5. This will be 6 by 50. अच्छा ये सॉल्व हो जाएगा तो 3 by 25। ठीक है, ये ऐसे आएगा। अपने चेक करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों मैच जीतेगा। तो दोनों मैच जीतने का प्रोबेबिलिटी ये है। तो ये याद रखना कि इंडिपेंडेंट, अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से तो ये चीज होता है। वैसे ही अब ट्राई करो इसका सब पार्ट 2 और सब पार्ट 3 निकालने का। इंडिया पहला मैच हारता है या जीतता है उससे फर्क नहीं पड़ता इंडिया का सेकंड मैच में क्या होता है। वैसे ही इंडिया सेकंड मैच में क्या हो रहा है उससे फर्क, फर्स्ट मैच में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, Sir, I didn't get the explanation of the first part. Like, why are you putting this formula? तो बेसिकली हम क्या बोला कि जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होता है ना तो अपने इसको ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए होगा एंड बी होगा इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। कि मतलब ये दो इवेंट अपने मल्टीप्लिकेशन रूल लगा रहे हैं ना। कि जब हम बोला था कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब कि दोनों प्रोबेबिलिटी सिंपली मल्टीप्लाइड हो जाएगा, वो मतलब होता है। But वहाँ पे लिखा है कि India will win both the matches. तो both the हाँ, matches can simply add also because the winning probability is given, right? Of the first ऐड match नहीं, and ऐड the नहीं, second match. ऐड करने से तो वो हो गया ना, और वाला पार्ट हो गया। This is given the probability of the first match. This is same for both the countries, or this is just for India. जस्ट फॉर इंडिया। So I still don't get the explanation you want to say. ठीक है, हम बताते हैं। हम लिखा कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट मैच इंडिया जीतेगा, हम इंडिया जीतेगा लिखा नहीं है यहाँ पे, बट इसका मतलब है 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी कि इंडिया विल विन द फर्स्ट मैच, 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी कि इंडिया विल विन द सेकंड मैच। नाउ व्हेन आई एम चेकिंग कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इंडिया विल विन बोथ द मैचेस, आई एम एसेंशियली चेकिंग कि मेरा इंडिया पहला मैच भी जीत रहा है एंड सेकंड मैच जीत रहा है। अब बोथ द मैचेस में फर्स्ट मैच एंड सेकंड मैच आ गया, इसलिए हम ए इंटरसेक्शन बी लिए। हम ए बोला कि इंडिया पहला मैच जीतेगा, बी लिया कि इंडिया सेकंड मैच जीतेगा। अब दोनों मैच जीतना है इंडिया को, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम जब बोल दिया कि ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसमें और कुछ है ही नहीं। अब ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसमें सिंपली आएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी। इफ यू डू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी तो क्या होगा, यू आर जस्ट सिंपली सेइंग कि इंडिया या तो पहला मैच जीतेगा या तो सेकंड मैच जीतेगा। और उसमें भी दैट इज ऑल्सो नॉट इंटायरली करेक्ट, क्योंकि वहां पे भी एक माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी होगा विच यू आर नॉट डूइंग। तो वो पार्ट है। ठीक है, Okay. हम एक बार फिर से रिपीट कर देगा, टेकिंग सम अदर एग्जांपल, डोंट वरी। इसमें ट्राई करो सेकंड और थर्ड निकालने को।
हुआ। अब सेकंड वाला में क्या है, सेकंड वाला में हम चेक कर रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इंडिया सेकंड मैच जीतेगा बट पहला नहीं। तो हम चेक कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये इंडिया सेकंड मैच पहला मैच हार रहा है एंड इंडिया सेकंड मैच जीत रहा है। अगेन ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट है। सेकंड मैच में क्या होता है उसमें फर्स्ट मैच को फर्क नहीं पड़ता, मैंने सेकंड मैच में जीते या हारे उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट मैच में क्या हुआ था। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सेकंड मैच में हो सकता है इंडिया जीते, हो सकता है इंडिया हारे, लेकिन फर्स्ट मैच में क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस विल बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी। अगेन आई वोंट टेक प्लस वाला साइन हियर क्योंकि यहाँ पे ये लेने से हो जाएगा कि या पहला मैच हार रहा है या फिर सेकंड मैच जीत रहा है, which I'm not consider which I'm not bothered about. I am bothered about कि इंडिया को पहला मैच हारना है एंड सेकंड मैच जीतना है। तो वो दोनों होना चाहिए। अब सिंस दोनों होना चाहिए इसलिए आई मल्टीप्लाइड। जब दो चीज होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, वो चीज आता है। So India is winning the second match. This is like a sure event. तो और इवेंट नहीं है, हम प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहिए। So why can't we directly take it as 2/5 only? क्योंकि second match की तो given है probability that it is 2/5 only. हाँ, बट यहाँ पे एक और कंडीशन बोला हुआ है ना, यहाँ पे ये देखना एक और कंडीशन बोला है कि दे हैव एक्सप्लिसिटली सेड कि फर्स्ट मैच हारना चाहिए बोले कि इंडिया विंस द सेकंड मैच बट नॉट द फर्स्ट। तो दे हैव एक्सप्लिसिटली सेड कि पहला मैच हारने वाला है इंडिया, हारेगा But इंडिया। but तो उसका भी हाँ इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट है ना, तो हाँ मतलब हाँ फर्स्ट में हारने से सेकंड पे क्या फर्क पड़ता है? तो सेकंड की तो 2/5 ही रहनी चाहिए हाँ ना प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। सेकंड वाले अभी यहाँ पे भी 2/5 ही रहेगा। यहाँ पे बस ये है कि वी आर ऑल्सो चेकिंग कि यहाँ पे पहला मैच जीतता है या हारता है, ठीक है। तो अपने ये भी दो कंडीशन साथ में ले रहे हैं कि अपना दोनों इवेंट साथ में होना चाहिए। कि लेट्स से हम दो डाई थ्रो रहा था, पहला डाई में हम बोल रहे हैं कि पहला डाई कि सेकंड डाई पे मेरा 5 आना चाहिए एंड पहला डाई में मेरा 5 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो अब दो डाई का जो इवेंट हो रहा है दोनों डाई में जो आ रहा है दोनों इंडिपेंडेंट, बट प्रोबेबिलिटी दोनों चीज से कंसिडर करना होगा ना। हाँ सर अगर क्वेश्चन में कहता कि इंडिया विंस द सेकंड मैच एंड देन फर्स्ट मैच के बारे में कुछ नहीं लिखा रहता, तब हाँ क्या करते? मतलब तब बस यही 2/5 यही होती प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। करेक्ट। ओके। जैसे आशियास अगर यहाँ पे खाली पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इंडिया विल विन द सेकंड मैच, पहला मैच के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है लोग, देन इन दैट केस इट वुड हैव सिंपली बीन 2/5। तब तो फर्स्ट मैच में क्या हो रहा है अपने फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ पे कंडीशन थी, बट ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, हाँ तो हाँ हाँ कंडीशन से फर्क क्या पड़ेगा? मतलब उससे तो कंडीशन नहीं इफेक्ट। है ये, कंडीशन नहीं है। दिस इज अ स्पेसिफिक आउटकम विच आई वांट, दिस इज अ स्पेसिफिक इवेंट जो कि होना चाहिए। दिस इज नॉट अ कंडीशन कि ये होना ही चाहिए वाला बात नहीं है, दिस इज अ स्पेसिफिक इवेंट विच आई एम कंसिडरिंग। कि मल्टीपल इवेंट हो सकता है ना, कि ये 2 मैच का गेम था, दिस वाज अ 2 मैच का सीरीज। अब या तो होगा चार पॉसिबल आउटकम है इसका, इंडिया जीता एंड इंडिया जीता, इंडिया जीता एंड हारा, इंडिया हारा एंड जीता एंड इंडिया दोनों मैच हार गया। तो अब ये 4 इवेंट है, अब मेरे को इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी चेक करना है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो फिर थर्ड में तो वी विल टेक दोनों कॉम्प्लीमेंट्स है ना, दोनों क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्यों लेंगे? इस वाला का बोल रहे हो क्या? थर्ड पार्ट का जो ऊपर वाला है, जो भी मैच वाला था हाँ उसका थर्ड का आई एम सेइंग कि फिर तो दोनों में कॉम्प्लीमेंट ही आएगा ना, करेक्ट मल्टीप्लाई। करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में करेंगे तो सर और अच्छे से क्लियर होगा। हाँ
So, हाँ हाँ can you please repeat the second one? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला में हम बोला कि आई एम चेकिंग द प्रोबेबिलिटी कि मेरा मेरा 4 इवेंट है बेसिकली कि दिस इज अ 2 मैच सीरीज जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। देयर आर 4 पॉसिबल इवेंट विच कैन हैपन। फर्स्ट इवेंट इज वेयर इंडिया इज विनिंग बोथ द मैचेस। सेकंड इवेंट इज वेयर इंडिया इज लूजिंग बोथ द मैचेस। थर्ड इवेंट इज वेयर इंडिया इज विनिंग द फर्स्ट मैच बट लूजिंग द सेकंड मैच। तो विन विन, विन लूज विन एंड लूज लूज। तो ऐसा 4 पॉसिबल इवेंट है ना। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? पहला पार्ट में मेरे को इसका प्रोबेबिलिटी निकालना था। सेकंड पार्ट में मेरे को इसका प्रोबेबिलिटी निकालना था। एंड थर्ड पार्ट में मेरे को फाइनल आउटकम का प्रोबेबिलिटी निकालना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन विन हम कैसे निकाला? प्रोबेबिलिटी विन विन हम निकाला 3/10 इंटू 2/5 बिकॉज दीज वर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कि पहला मैच में क्या होता है उससे फर्क नहीं पड़ता सेकंड मैच में क्या हो रहा है। ठीक है। सेकंड वाला जो केस था जहां पे मेरे को निकालना था कि पहला मैच हार रहा है सेकंड मैच जीत रहा है। अगेन दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स बट यहाँ पे क्या है कि आई विल स्टिल हैव टू चेक ना। आई विल स्टिल हैव टू चेक कि ना यहाँ पे कैसे ही आएगा। तो यहाँ पे इसको करने के लिए आई हैव डन 7/10 इंटू 3/2/5। ठीक है। तो इंडिया पहला मैच हार गया एंड फिर दूसरा मैच वो जीत गया। तो इंडिया को दोनों चीज करना होगा। इंडिया को पहला मैच हारना भी पड़ेगा जिसका प्रोबेबिलिटी 7/10 एंड इंडिया को दूसरा मैच जीतना भी होगा विच इज 3/5। ये कंडीशन नहीं है, दिस इज नॉट अ कंडीशन बट यहाँ पे ये होगा। ठीक है। All right, sir. And sir, what you will represent on the top of the A? दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट सेट जो अपने पढ़े ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी। तो उसको लिखने का तरीका होता है। So instead of writing Sir, is this probability, a complementary event or independent event? ये वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये जो हम लिखा ना ए कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। मतलब दिस इज प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट। ये होता है। उसके अंदर में आई हैव यूज्ड इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इंडिपेंडेंट इवेंट अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अलग है। All right, sir. जब याद करो जब हम अभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि these are some of the notation which you can use for the complementary event। ए के ऊपर में सी या फिर ए के ऊपर में एक छोटा सा डैश। एक और क्वेश्चन देखना। आपने तो बोलता है नंबर 9 बस इज नेवर ऑन टाइम, इट इज ऑलवेज आइदर अर्ली और लेट। मतलब वो टाइम पे कभी नहीं आएगा। अगर वो बस का आने का टाइम है 10 बजे तो कभी वो 10:30 बजे आएगा, कभी वो 9:30 बजे आ जाएगा। वो कभी भी टाइम पे नहीं आने वाला है। अब मेरे को चेक करना है और अब मेरे को ये बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी कि वो किसी भी एक दिन पे लेट आएगा ये 60%। इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डे, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डे वो लेट आएगा कि 60%। अब मेरे को निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेट आएगा। सेकंड वाला इवेंट में निकालना है कि वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब दिन अर्ली आएगा। यहाँ पे ये अज्यूम कर लेना कि खाली वीक डेज का बात हो रहा है। हाँ These are also independent events, right? हाँ, क्वेश्चन में दिया है देखो कि दीज आर हाँ, इंडिपेंडेंट right. इवेंट। Okay, okay. एंड फिर तीसरा वाला इवेंट है, ट्राई करो इसे मुझसे। याद रखा किसी दिन जब नहीं बात हुआ है तो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। अगर उस दिन का कुछ बात नहीं हुआ है तो उस दिन में जल्दी है लेट है मेरे को क्या फर्क पड़ता है। So, what to write after the late on?
लेट ऑन क्वेश्चन मार्क करो. Okay, sir. कर लो इसको आराम से, फिर हम तुमको थोड़ा बहुत अपना हम लोग वेबसाइट के बारे में दिखाएंगे. आई डोंट थिंक किसी का भी ये प्रॉब्लम होगी, उसको अभी रात में जल्दी सोने करने का वो सब आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा. सो हम आराम से क्लास चलाएगा अभी, ठीक है. और तुम आराम से सॉल्व वर्क कर लो, फिर अपने थोड़ा वेबसाइट ये सब देख के फिर अपने क्लास वर्क करेंगे. So, will you wind up the class then? 15 मिनट्स में. Okay, fine. ठीक है. तो पहला वाला प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला वाला केस में हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को लेट आएगा. क्या यहाँ पे कहीं पे भी थर्सडे फ्राइडे का मेंशन है? आंसर इज नहीं. वो लोग को मतलब ही नहीं है थर्सडे फ्राइडे को क्या हो रहा है. अब मतलब नहीं है तो अपने को भी मतलब नहीं है. तब वो लेट आएगा तो पहला वाला क्या होगा, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6. इसे सॉल्व करने से आई गेस आ रहा है आंसर 0.216. राइट. करेक्ट. तो यहाँ पे 0.216 आंसर आ जाएगा. अब सेकेंड वाला देखिए. सेकेंड वाला में वो बोल रहा है कि हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे हर दिन हम जल्दी आ रहे हैं. एंड यहाँ पे सिर्फ वीकडेज का ही बात हो रहा है. यहाँ पे वीकेंड से बात किया भी नहीं, अपने को मतलब भी नहीं है कि वीकेंड से क्या होता है. बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का बात किया, 4 दिन हम जल्दी आएगा.
तो उसका प्रोबेबिलिटी चेक करता है। तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो जैसे 0.4 टू द पावर 5। तो गैस हैव अ कैलकुलेटर, तो वहां पे यूज करके आराम से निकाल लो उसका आंसर। देखना वहां पे एक कैरेट सिंबल होगा तुम्हारा कैलकुलेटर में, तो ये करके वो कैरेट सिंबल प्रेस करना और एक 5। मैनुअली टाइप करने का नीड नहीं होता है। और इसका आंसर विल बी 0.01201024। ठीक है। एंड थर्ड वाला में क्या है, थर्ड वाला में हम चेक कर रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को लेट आएगा। तो सॉरी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को जल्दी आ रहा है, और बाकी ट्यूजडे वेडनेसडे को हम ट्यूजडे थर्सडे को हम लेट आ रहे हैं। तो उसका प्रोबेबिलिटी वुड बी कि हम मंडे को जल्दी आया, ट्यूजडे को लेट, वेडनेसडे को जल्दी आया, देन अगेन थर्सडे को लेट, एंड देन फ्राइडे को हम जल्दी आ गया। उसका प्रोबेबिलिटी मेरे को चेक करना है। देखिए स्पेसिफिक आउटकम है जिससे मेरे को मतलब है। ठीक है। तो सिंस देखिए स्पेसिफिक आउटकम मेरे को मंडे को जल्दी आना ही होगा, ट्यूजडे को लेट आना ही होगा। ये कंडीशनड नहीं है, ये कंडीशनड नहीं है, इट वुड बी रॉन्ग टू से कंडीशनड है। और इवन इफ होता भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहाँ पे अपने क्या बोल रहे हैं, ये कंडीशनल नहीं है, ये होगा ही होगा। दिस इज स्पेसिफिक सेट ऑफ आउटकम, स्पेसिफिक सेट ऑफ इवेंट जिसका हम कंसर्न है। ठीक है। तो वो हम चेक करके बता रहे हैं। तो दिस विल बी 0.02304। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे एक्चुअलीज में ट्राई एंड टेक एटलीस्ट 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है। सबका हुआ, सबको समझ में आया, बताओ। Yes. व्हाट अबाउट अदर्स? आज का क्लास समझ में आया सबको? प्रोबेबिलिटी हम बताए, चांस है, लाइटलीहुड होता है। Yes, sir. ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम बताया, चांस लाइटलीहुड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़े, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी। एडिशन रूल पढ़े, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़े, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी, अगर डिपेंडेंट इवेंट है तो उसका अलग से पूरा वर्किंग होता है, जो कि अपने देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आया, जहां पे हम बोल रहा था कि दो इवेंट साथ में हो ही नहीं सकता, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी वाज इक्वल टू 0 फॉर दैट इवेंट। फिर अपना आया म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, जहां पे हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। सारा आउटकम अपना कंसिडर हो गया, वो प्रोबेबिलिटी, वो इवेंट, वो दो इवेंट में। और फिर आया इंडिपेंडेंट इवेंट, जहाँ पे एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। वैसे आया। अब लेट्स मी जस्ट क्लोज दिस, क्लोज माय आइज, and let me show you one thing. Obviously calculator तो यूज कर ही सकते हो तुम। तो दिस इज द पोर्टल विच यू गाइस हैव। ठीक है। एक सेकंड में। ठीक है। सो हाँ, तो दिस इज द पोर्टल विच यू गाइस हैव। तो तुम लोग कैसे दिखेगा, तुम लोग का समथिंग लाइक दिस डैशबोर्ड लगने वाला है। तुम्हारा डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब तुम्हारा डैशबोर्ड ऑब्वियसली तुमको बड़ा स्क्रीन पे दिखेगा, तो वो बड़ा अलग से दिखेगा।
तो तुम्हारा कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इफ यू स्क्रॉल डाउन तुम लोग को अलग अलग चीज दिखेगा डैशबोर्ड में। यहाँ पे कुछ भी नोटिस होता है, कुछ भी आता है, तो वो सारा यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा। दिस इज इन जनरल नोटिस बोर्ड है ये, कि मतलब सारा जनरल दिख रहा है इररिस्पेक्टिव कि तुम लोग कौन सा पेपर लिया। IAIF अपडेट सारा यहाँ पे तुम लोग को मिलेगा इस पोर्टल पे। टू रेस्ट एंड गो थ्रू इट। यहाँ पे सारा क्लिकेबल लिंक है, मतलब कि IFA स्टूडेंट्स के लिए ये लिंक है और ये IA स्टूडेंट्स के लिए लिंक है। तो एज यू कैन सी अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो मेरा ऑब्वियसली कुछ ओपन हो रहा है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन अनाउंसमेंट आई है वो ओपन हो जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब वो सब चीज के बारे में जितना भी चीज है यहाँ पे सारा अवेलेबल है, और हम लोग का सारा लिस्ट जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग के बारे में अगेन दैट इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल। यू गैस कैन गो थ्रू इट एंड वाइल यू आर एट इट, जब तुम लोग इंटरव्यूज ये सब का प्रिपरेशन एंड ऑल करना रहेगा, दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन resource would be very, very, very helpful for you. And I used this while I was preparing for my own interviews. So this is personally recommended to be a very good thing. Okay? And then how? Now you will have to go to the My Paper section. My Papers में तुम लोगों को खाली ए सेट दिखेगा या फिर any other paper which you guys have taken। तो मेरा बहुत सारा पेपर्स लिया हुआ है और यहाँ पे मेरा सारा पेपर्स आ भी नहीं रहा। मेरा एक्चुअली सारा पेपर्स ही एचरेटर से लिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे सारा पेपर्स ही आना चाहिए था। बट ये पोर्टल बहुत बाद में बना है, बहुत रिसेंटली बना है ये पोर्टल, तो खाली रिसेंट पेपर्स मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यू गाइस विल हैव टू गो टू यहाँ पे ए सेट वाला, तुम लोग का ये बटन पे क्लिक करने से यू गाइस विल एंटर हियर। अब यहाँ पे दिस इज द पोर्टल, दिस इज द फोल्डर जो कि तुम लोग का, दिस इज द स्पेसिफिक अनाउंसमेंट टैब फॉर यू गाइस, कि जो तुम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को ये वीडियोस देखना है, ये जो Casio FH82 ES Plus वाला वीडियोस है, यू गाइस विल हैव टू वॉच दिस वीडियो बाय हार्ट, ठीक है। अभी ये क्लिक नहीं हो रहा है, बट यू गाइस कैन सर्च ऑन आवर वेबसाइट, हम लोग यूट्यूब पे भी जाती है, यू गाइस कैन सर्च की Casio FH82 ES Plus का यू गाइस वांट टू वॉच अ ट्यूटोरियल, और हम लोग का नाम है एक्चुएटर्स एजुकेशन। यू विल गेट अ फुल प्लेलिस्ट जहाँ पे हम लोग आराम से अच्छे से बताया हुआ है कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। आई गेस ये वाला हाँ ये वाला है। तो दिस विल ओपन द यूट्यूब आई गेस, हाँ। तो यहाँ पे यू गाइस कैन फाइंड अ ट्यूटोरियल जो कि वंदिता मैम पर दिया हुआ है, और सारा यू कैन वॉच दिस एज वेल। इसमें कैसे अच्छे से तुम लोगों को बता देगा कि कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब तुम लोग का जो भी टाइम शेड्यूल रहेगा कि तुम लोग का कब क्लास होने वाला है, कब क्लास नहीं होने वाला है, एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल ऑन दिस क्लास कैलेंडर या फिर क्लास शेड्यूल पे अवेलेबल रहेगा। जैसे आज मेरा क्लास था स्टार्ट्स का, तो दिस वाज मेंशन्ड हियर। अगेन तुम लोग का आज से 2 दिन बाद, मतलब कि वेडनेसडे को तुम लोग का मैथ्स क्लास है, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। सैटरडे को अगेन मैथ्स क्लास है, दैट इज मेंशन्ड हियर। संडे को इंग्लिश क्लास है, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। तो तुम लोग अपने आराम से रूटीन प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ये वाला चीज छोड़ दो, दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू गाइस। जब तुम लोग CS CM CB पेपर्स में आएगा तब तुम लोग के लिए ये भी रेलिवेंट रहेगा, एंड वो बहुत अच्छा टूल रहेगा तब के लिए, बट अभी फिलहाल के लिए दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। और लेट्स से इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद एनीवन फ्रॉम द बैक एंड, देन यू कैन रेज अ टिकट फ्रॉम हियर। कि लेट्स से तुम लोग कुछ भी क्वेरी होता है, यू गाइस कैन क्लिक ऑन गेट हेल्प। तुम लोग अपना क्वेरी यहाँ पे पहले सर्च कर सकता है, अगर तुम लोग क्वेरी यहाँ पे है कि नहीं है। अगर नहीं होता है देन यू कैन रेज अ टिकट। लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट। इट हैज बीन सम टाइम कि हमने यहाँ पे फिक्स किया है। तो नाउ यू कैन कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे इफ यू डू दैट कॉन्टैक्ट अस के पेज भी यू कैन क्लिक एंड तुम लोग यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आके यू कैन फिल्टर जो भी तुम लोग का है, जो भी तुम लोग का है। लेट्स से मेरे को एक टिकट रेज करना है, तो आई विल क्लिक ऑन न्यू टिकट। यहाँ पे आके यू गैस कैन रेज एनी ऑफ योर इश्यूज। कि एज आई सेड, ये तुम लोग का बैकएंड के लिए तुम लोग का कुछ इश्यूज है तो तुम लोग वो कर सकते हो, या फिर इन जनरल तुम लोग कुछ बात पूछना है, कुछ क्वेरी पूछना है, तो यू गैस कैन रेज अ टिकट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। अपना कुछ भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिकट, जो तुम लोग का पेपर लिया हुआ है वो, उसके बारे में तुम लोग टिकट रेज कर सकते हैं। अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन टिकट का वो देखिए तुम लोग सबमिट कर सकते हैं, समवन फ्रॉम द बैक एंड विल रीच आउट टू यू। जैसे कि लेट्स से मे बी इफ आई राइट टेस्ट टिकट, ठीक है, आई एम राइटिंग दिस पेपर में, लेट्स से आई एम सिलेक्टिंग मे बी ए सेट, यहाँ पे अगेन टेस्ट टिकट एंड सबमिट। आई डोंट नो मेरा लेगा कि नहीं लेगा ये, ठीक है। तो ये सबमिट हो गया।
अब नाउ दे आर सेड कि थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस. हाँ. Sir, हाँ. is this ticket is for doubts clearly? नहीं, ये डाउट्स के लिए नहीं है. मतलब इन जनरल तुम लोगों को कुछ पूछना है, तो जैसे कि लेट्स से तुम लोगों को कुछ IEI IFR रिलेटेड कुछ पूछना है, तुम लोग का एग्जाम रिलेटेड कुछ पूछना है, या फिर तुम लोग का वीडियोज में कुछ इश्यूज आ रहा है, तुम लोग का पोर्टल में कुछ इश्यूज आ रहा है, या फिर इन जनरल तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ है. एकेडमिक डाउट्स अलग है. दीज आर ऑल फॉर द नॉन एकेडमिक डाउट्स. ठीक है, ये जो टिकट वाला चीज है, दीज आर ऑल फॉर द नॉन एकेडमिक डाउट्स. ये याद रखना है. कोई भी एकेडमिक डाउट ये इसमें टिकट रेस रहती है, ये मत पूछना कि मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो लोग वो सॉल्व नहीं करेगा. तो वो चीज याद रखना. दैट इज नॉट, दिस पोर्टल इज नॉट फॉर दैट सिस्टम. ये टिकट वाला चीज इसके लिए नहीं है. अब टिकट का लिस्ट तुम लोग का यहाँ आ जाएगा कि दिस टिकट इज ओपन. जैसे आई थिंक यहाँ पे लोग कुछ किया था. हाँ, जैसे कि हम यहाँ पे टिकट कुछ रेस किया होगा पहले, तो वो टिकट से यहाँ पे आ रहा है. अब the other great thing about this portal is you guys can go to the study material section. यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर में कुछ नहीं है तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग का प्रैक्टिस पेपर टेस्ट बैंक सेक्शन में पाएगा. बट सॉफ्ट कॉपी में तुम लोग को बहुत रेलिवेंट चीज मिल जाएगा. यहाँ पे बहुत अच्छा TDS है, यू गाइस कैन गो थ्रू इट. अगर तुम लोग क्वेश्चन कम पढ़ रहा है तो तुम लोग कंपाइलर देख सकता है, ये PDF देख सकता है. बट द क्वेश्चन दैट वी वुड बी डूइंग इन द क्लास इज मोर देन इनफ, सो आई डोंट थिंक सो दैट इज रेलिवेंट. क्वेश्चंस हम जो बताएगा क्लास में और क्लास के बाद, वो सारा दैट इज मोर देन इनफ. यहाँ पे इसका गो थ्रू करने का नीड नहीं पड़ेगा. बट इफ यू इन द केस यू वांट टू गो थ्रू दिस, यू कैन डू. देन नाउ द पार्ट जहाँ पे तुम लोग एकेडमिक डाउट अपना पूछ सकते हैं. कि कभी तुम लोग को है कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन रेज द डाउट हियर. तो ये Q&A फोरम स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए कि लेट्स से इफ आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई विल डू हियर. हम क्वेश्चन का टाइटल देगा, कुछ अपना पेपर सिलेक्ट करेगा विच इज ऑब्वियसली एसेट हियर है, और हम अपना जो भी डाउट है वो लिख देगा. ठीक है, हम अपना जो भी डाउट है वो यहाँ पे लिख के सबमिट क्वेश्चन में क्लिक करेगा, अपना डाउट को, अपना क्वेरी को यहाँ पे सबमिट कर देगा. अब लेट्स से मेरे को कुछ स्पेसिफिक डाउट है, या फिर मेरे को कुछ एक क्वेश्चन में डाउट है, तो वो जाके यहाँ पे अपना उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेगा, या फिर क्वेश्चन का फोटो लेके यहाँ पे अपलोड है इंसर्ट कर देगा. ठीक है, ये याद रखना है कि खाली JPEG ये सब चीज कर सकता है, एंड देन सिंपली इंसर्ट कर देगा. इंसर्ट करके अपना डाउट लिख के सबमिट क्वेश्चन, एंड समवन फ्रॉम द टीम will contact you, someone from the team will answer to your query. Or the best thing to do is the Q&A forum is made for you guys and by you guys. So it is highly recommended कि तुम लोग खुद एक दूसरे का डाउट है ना वो सब चीज सॉल्व कर ले. कि लेट्स से कोई स्टूडेंट डाउट पूछता है एंड यू नो द आंसर टू दैट डाउट, तो यू शुड आंसर कि वो डाउट जो भी आ रहा है, यू शुड आंसर दैट डाउट. इससे क्या होगा कि तुम लोग का भी कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्ड अप होगा, और तुम्हारे दोस्त को भी समझ में आएगा और तुमको भी समझ में आएगा. एंड यू गाइस कैन हैव अ लॉन्ग डिस्कशन. इस पे ही आराम से यू गाइस कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. कि जैसे कि हम अभी एक क्वेश्चन देखा था कि ये वाला, कि यहाँ पे एक स्टूडेंट को डाउट पूछा था कि उसको कोई स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन में डाउट था, वो यहाँ पूछा एंड एक स्टूडेंट उसका रिप्लाई दे दिया. तो ऐसे दिस इज हाउ इट विल वर्क. ठीक है, अगेन यहाँ पे दिस इज अ टेस्ट बैंक सेक्शन. तो टेस्ट बैंक में जाके यहाँ पे दो चीज है, एक है MCQ बैंक, एक है मॉक टेस्ट. लेट्स से इफ यू वांट टू सॉल्व चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चंस, देन यू विल हैव टू गो टू MCQ बैंक. अगर तुम लोग को पूरा एसेट पेपर बनाना है, इफ यू वांट टू सॉल्व द एंटायर एसेट पेपर, देन यू कैन टेक ऑन द मॉक टेस्ट एंड देन यू कैन सॉल्व इट. जैसे हम MCQ बैंक दिखाए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ चैप्टर वाइज मेरे को सारा मिल गया. कि जैसे कि लेट्स से हम अभी पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो यार ये रहा प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट. आई विल क्लिक हियर और मेरे को ये बता देगा कि देयर आर 180 क्वेश्चंस अंडर दिस सेक्शन. ठीक है, आई विल क्रिएट अ टेस्टलेट फॉर माई सेल्फ. लेट्स से मेरे को 180 क्वेश्चन है, मेरे को 180 का 180 नहीं बनाना होगी, हम 10 क्वेश्चन करना चाहते हैं. आई विल टाइप 10 हियर, आई विल क्रिएट अ टेस्टलेट, और ये मेरा टेस्ट बन गया. इसमें एग्जैक्टली 10 क्वेश्चन है. यू गाइस कैन अटेम्प्ट इट और फिर यू कैन लेट मी नो कि ऐसे कि ये क्वेश्चन है. ठीक है, अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तुम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया हुआ है. बट वंस यू डन, जैसे कि ये क्वेश्चन आई थिंक यू वुड बी एबल टू सॉल्व. कि स्पेसिफिक इवेंट है बाय S1 S2 1/3 1/2, if both try to solve the event, then क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों सॉल्व हो जाएगा.
अभी के लिए हम कुछ भी क्लिक कर दे रहे हैं, तो वंस यू क्लिक इट तुम लोग को बता देगा कि कौन सा आंसर सही है। अभी हम जो ऑप्शन टिक किया वो सही था, तो इसलिए इसमें ग्रीन आ गया। अगर ये ऑप्शन गलत होता तो यहाँ पे रेड आ जाता, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरे को बता देता कि दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन। और तुम लोग को एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है फॉर द आंसर। ठीक है, कि तुम लोग को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी बता दे रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन है फॉर दिस आंसर। ठीक है, अगेन हम ये क्वेश्चन किया, हम क्लिक किया, दिस वॉज अ रॉन्ग ऑप्शन, तो मेरा ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया कि ये बता रहे कि ये करेक्ट ऑप्शन है। एंड वाई इज दिस द केस, तो ये भी बता दिया। अगेन हम इसमें किया, इसमें भी सब चीज बता दिया। अब लेट्स से वंस आई एम डन विद दिस, आई विल क्लिक फिनिश क्विज एंड आई एम वुड बी डन विद दी, अपना आई वुड बी डन विद द क्विज। मेरा कितना मार्क्स आया मेरे को वो बता देगा, कितना क्वेश्चन हम करेक्टली आंसर किया वो बता देगा, कितना टाइम लगा मेरे को वो भी बता देगा। एंड आई फ्लेक्सिव आई वांट टू रिविजिट, तो हम वो भी जाके कर सकते हैं, तो वो भी हम आराम से कर पाएगा। देन आई कैन क्लिक बैक हियर। ठीक है, एक बार मेरा यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो हम किया क्लियर ऑल, अगेन आई विल क्लिक हियर। अब यहाँ पे मेरे को लेट्स से करना है कि आई डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। मेरे को जो पहला 10 हम क्वेश्चन कर चुके ऑलरेडी, आई डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट दैट, तो आई विल क्लिक अनअटेम्प्टेड हियर, क्योंकि वहां पे मेरा 3 क्वेश्चन ही खाली अटेम्प्ट हुआ था, तो इसलिए मेरे को दिखा रहा है 177 क्वेश्चन। अगेन आई कैन क्रिएट अ टेस्टलेट, अगेन मेरा क्रिएट टेस्टलेट बन जाएगा। आई कैन स्टार्ट दैट क्विज अकॉर्डिंग टू माई ओन कन्वीनियंस। अभी के लिए मैं बस बैक कर दे रहा है, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट मेरे को ओवरऑल में देखना है कि हम कितना क्या किए। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि मेरा टोटल क्वेश्चन अराउंड 2400, 3 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए, जिसमें एक मेरा सही हुआ और मेरा एक्यूरेसी मेरे को यहाँ पे बता दी। तो तुम लोग को अपना स्टेटिस्टिक्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। और एक डिटेल्ड रिपोर्ट मेरे को जानना है, तो वो डिटेल्ड रिपोर्ट मेरे को यहाँ मिल जाएगा कि यहाँ पे हमें ये वाला चीज किया था, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, और ऐसे। ठीक है, ये आ गया। देन आई विल टेक बैक हियर। अब यहाँ पे जो क्लास लिंक तुम लोग यूज करके यहाँ पे इस पे आया है, ठीक है, वो यहाँ से आता है। तो वो क्लास लिंक पे क्लिक करके यू गाइस अपने आप जो गूगल मीट का है वो ओपन हो जाएगा एंड यू कैन यूज दैट। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट वाला भी देखना, एमसीक्यू बैंड था कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू के लिए। लेकिन यार मेरे को लेट्स से फुल मॉक को अटेम्प्ट करना है, देन आई विल क्लिक ऑन दिस मॉक टेस्ट वाला पार्ट, आई विल क्लिक हियर। मेरे को जितना भी मॉक एग्जाम्स है, फुल मॉक एग्जाम्स है, ऑल ऑफ दोज आर अवेलेबल हियर। यहाँ पे आई गेस मोर देन 22 पेपर्स है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट कितना काउंट है, पर यहाँ पे तुम लोग को सारा मॉक पेपर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो जितना भी था सारा यहाँ पे अवेलेबल है। एंड लेट्स से इफ आई टेक अ टेस्ट, लेट्स आई क्लिक हियर, अब ये स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे 70 क्वेश्चन जैसे बताया ना, तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन दिया हुआ इसमें होगा नहीं फॉर सम रीजन। यहाँ पे टाइमर लेफ्ट देखो दिखा रहा है मेरे को कि कितना टाइम बाकी है इस मॉक पर्टिकुलर मॉक में। अब यहाँ पे ये सारा है। अब लेट्स से मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, हम एक बार के लिए फ्लैट कर देगा इसको, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन अगेन इसको हम एक बार के लिए रिव्यू में डाल दिया, देन अगेन हम एक बार बाद में आए। क्या मेरा हम एक बार सारा एक बार करके सॉल्व करके देखेगा। अब जो क्वेश्चन नहीं आता उसको हम एक बार रिव्यू में डाल दिया। एंड एज आई सेड कि इस एग्जाम में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू मार्क एनी ऑफ द ऑप्शन। इवन इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, जस्ट मार्क एनी ऑफ द ऑप्शन एंड मूव अहेड। ठीक है, तो नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज दैट इज जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो ये करके तुम लोग आगे बढ़ सकता है। अगेन यहाँ पे आई कैन क्लिक हियर एनीवेयर, ऐसे करके हम आई कैन डू नेक्स्ट। यहाँ पे एज यू कैन सी कि तुम लोग को करेक्ट आंसर किया, दैट इज नॉट बीइंग टोल्ड टू यू बिकॉज ये टेस्ट है, तो यहाँ पे एक बार में नहीं बताएगा। तो हाउ टू एंड द सेशन, तुम लोग यहाँ पे आएगा, लेट्स से हम कुछ भी किया, फिनिश क्विज, तो मेरा ये खत्म हो गया। मेरे को बता दिया कि मेरा कितना क्या था यहाँ पे। तो आई गेस यहाँ पे इसमें कुछ था इशू, जिस वजह से 97 पॉइंट से दिया हुआ है, कि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का कुछ इशू हो इसलिए नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे 97 क्वेश्चन दिया हुआ, तो 6 ऐसे आइडियली 70 होता है, तो 68 क्वेश्चन मेरा था। 1 क्वेश्चन हम करेक्टली अटेम्प्ट किया। अगेन आई कैन गो बैक एंड व्यू कि मेरा कौन सा सही हम तरीके से किया था एंड कौन सा हम रिव्यू में डाला था, वो भी मेरे को बता देगा। ठीक है, आई एम क्लिकिंग बैक हियर फॉर नाउ। अब मैं एक बार जब यहाँ आ गया, तो यहाँ देखिए
मेरा जो रिजल्ट है मेरे को बता रहा है कि आउट ऑफ 97 आई स्कोर्ड 1। कितना टाइम में हम खत्म किया वो भी मेरे को बता दिया यहाँ पे। ठीक है, देर आर नो सब्जेक्टिव मोड फॉर यू गाइस क्योंकि तुम लोगों का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। बट वंस यू मूव अहेड CS1 CB CS पेपर में, CSCM पेपर में, तो वहां पे सब्जेक्टिव मोड भी अवेलेबल होगा तुम लोग के लिए। फॉर नाउ आई एम टेकिंग बैक। तो ये पूरा पोर्टल तुम लोग का था। ठीक है, पोर्टल सबको समझ में आया। अब यहाँ पे यू कैन गो टू द इंटरव्यू क्वेश्चन, ब्लॉक फोर्स तुम लोग को कुछ पढ़ना है हम लोग का, यू कैन गो हियर, तुम लोग को सारा ब्लॉक फोर्स ये सब चीज बता देगा। एंड बहुत मेहनत हुआ था इसमें ब्लॉक फोर्स में। यू गैस एंड गो थ्रू एनी अदर क्वेश्चंस कि लेट्स से तुम लोग कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ना है या फिर इन जनरल तुम लोग को कुछ नॉलेज लेना है एक्चुअली इसके बारे में या फिर किसी और चीज के बारे में, यू गैस एंड गो थ्रू हियर। बहुत सारा ब्लॉग यहाँ पे मेरा बनाया हुआ है, बहुत सारा। सो अगर ब्लॉग का कंटेंट बेकार है तो वो मेरा नहीं है, और ब्लॉग का कंटेंट अच्छा है तो वो मेरा ही होगा। जैसे कि आई रिमेम्बर मेकिंग दिस वन एक्चुअली इन हेल्थ, ये सारा भी मेरा बनाया हुआ है, ये भी मेरा बनाया हुआ है। एंड यस, these are made by me। जो भी है तुम लोग मतलब आराम से गो थ्रू कर लेना, बहुत सारा ब्लॉट डाला हुआ है इस पे। एंड अच्छा अच्छा विजुअल के साथ में डाला हुआ है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो उसके बारे में भी हमें डाला था बना के। देन एक चीज और दिखाता है तुम लोग को भाई, इफ आई कैन शो यू। आर फैकल्टी, यहाँ पे सारा फैकल्टी का तुमको लिस्ट मिल जाएगा जो भी पढ़ाता है करता है। मेरा नाम तुम लोग को फॉर सम रीजन इसमें नहीं पाता, जबकि हम लोगों को 2-3 बार बोला मेरा नाम ऐड करने के लिए। बट हाँ, ये है। देन आई गेस तुम लोग को मेरा यहाँ मिल जाएगा। इफ यू गो हियर यू कैन सर्च फॉर फैम, कि हम प्राइमरीली फैम का टीचर है, फैम इज जो सब्जेक्ट है नेक्स्ट है तो हम उसका टीचर है, तो तुम लोग को वहां पे मेरा मिलेगा। तो वहाँ पे मेरे बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो गो थ्रू आवर पोर्टल, देखो हम लोग का पोर्टल कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, क्या क्या इसमें है क्या नहीं है। गो थ्रू द एंटायर पार्ट, आराम से देखो करो इसको। देता, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर आज दिस क्लास। आराम से मेरा पोर्टल देखना, आराम से आज हम जो पढ़ा है वो सब देखना। कुछ भी डाउट होता, कुछ भी इशू होता है तो लेट्स मी नो। ठीक है, सो विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट मंडे। तब तक के लिए बाय एंड या Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम।